नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज बात दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तक की, क्योंकि उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश से हाहाकार यानी कि तबाही मची हुई है। ड्रेनेज सिस्टम की गड़बड़ियों के से सड़कें और आवासीय इलाके पानी में डूब गए हैं। कई जगहों पर सैलाब में वाहन बहते नजर आए। सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर हरियाणा के गुरुग्राम में हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि मंत्री अनिल विज को नाव से इलाके का दौरा करना पड़ा। मंत्री जी बस्ती में कश्ती चलाते हुए नजर आए। बजाय सिस्टम की खामियों को दुरुस्त कराने की आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। ये मंत्री हैं, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इस तरीके से बस्ती में कश्ती के जरिए जायजा लेने के लिए निकले हैं। हो सकता है इन तस्वीरों को देखकर मीडिया का एक धड़ा ऐसा भी हो जो वाहवाही कर रहा हो कि अरे वाह, मंत्री जी तो निकले हैं और मंत्री जी अब जायजा ले रहे हैं, अब खामियों को दूर करेंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये नौबत ही क्यों आ गई कि इस तरीके से बस्ती में भरे हुए पानी में कश्ती में निकलना पड़ रहा है मंत्री साहब को। खामियों को दुरुस्त कराने के जनता का ही बारिश में घरों से निकलना अब सलाह दी जा रही है, या ये कहें आम जनमानस के लिए अब दूभर होता जा रहा है। और मंत्री जी कश्ती के जरिए जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, दिशा निर्देशित कर रहे हैं और टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इससे बड़ी विडंबना भला और क्या होगी कि नाकामी सरकार और प्रशासन की और दुश्वारियों से आम जनता को जूझना पड़ रहा है। दिल्ली में बारिश का कई दशकों का रिकॉर्ड टूट चुका है। यहाँ यमुना खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है। वेस्ट यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। कहीं अस्पतालों के अंदर पानी भरा है तो कहीं पूरा इलाका ही जलमग्न हो गया है। बारिश से हो रही परेशानियों के चलते लोग सिस्टम को कोसने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 11 और 12 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जताई है। और भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए उत्तराखंड के सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही शासन ने सभी जिला अधिकारियों को एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए हैं। और उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश के चलते भीषण जल जमाव के हालात पैदा हो गए हैं। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, उनके मद्देनजर रखते हुए कई इलाकों को खाली करा लिया गया है। देश के 17 राज्यों के 174 जिले में बाढ़ और बारिश की वजह से 546 मौतों की खबर सामने आई है। और ये आंकड़ा वाकई कई सवाल खड़े करता है। और इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? घटनाओं में 477 लोग घायल हुए, जबकि 8,764 घर बर्बाद हो गए। तकरीबन 8418 पशुओं की मौत हुई। 50,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद होने की जानकारी अभी तक मिली है। ये तस्वीरें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा क्या मंजर बयां कर रही हैं। पिछले रविवार से लेकर जो तबाही का मंजर सामने आया, कई मकान बह गए, दुकान बह गई, घर बह गए और पूरा यातायात प्रभावित हुआ। जनमानस पूरी तरीके से बेहाल नजर आ रहा है। और हरियाणा के गृह मंत्री किस तरीके से बस्ती के बीच कश्ती में निकल जाते हैं जायजा लेने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री बस्ती में जायजा लेने के लिए पहुंचते हैं। सिलिकॉन एक ऐसा शब्द है, सिलिकॉन का मतलब यही होता है कि जो अपने आप को विशेषताओं में समेटे हुआ होता है। आप गुड़गांव का जिक्र कर लें, हरियाणा का जिक्र कर लें, इनको टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत बेहतर माना गया है, सुख सुविधाओं के लिहाज से बहुत बेहतर माना गया है। और ऐसी जगह पर जब हालात ऐसे नजर आएंगे और मंत्री जी कश्ती से बस्ती में पहुंच जाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और जगहों की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही होंगी। तो यहां के हालात ऐसे हैं कि वाहवाही तो नहीं निकलेगी, क्योंकि
ये वाहवाही की तस्वीरें नहीं है जिस तरीके से निरीक्षण के लिए निकला गया है या हिदायत दे दी गई है। अब एक बात और निकलकर सामने आ रही है, लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तबाही का मंजर सामने आया, उससे अब एहतियात के तौर पर हिदायत दी जा रही है कि लोग अब घरों से बाहर ना निकलें। हरियाणा में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई या गुड़गांव से जो तस्वीरें सामने आई, वहां पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, धारा 144 लगा दी गई है, जनमानस पूरी तरीके से बेहाल। ये व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और ऐसी तस्वीरें शायद पहले देखने को मिलती थी। जब ऐसे हालात सामने आते थे तो विपक्ष का यह काम हुआ करता था कि विपक्ष इस तरीके से ऐसे हालातों में नाव लेकर यानी कि कश्ती में जायजा लेने के लिए निकलता था कि हम सत्ता पक्ष को घेरेंगे, लेकिन अब तो उल्टा हो चला है। जिस तरीके से यह तस्वीर सामने आई है हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की बस्ती के बीच कश्ती में घूमते हुए या जायजा लेते हुए, हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन में। ये 500 साल पुराना ये मंदिर हिमाचल का प्रसिद्ध मंदिर है और ये किस तरीके से केदारनाथ आपदा जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। आपने वो मंजर देखा होगा, किस तरीके से वो तबाही का मंजर दिखा था और केदारनाथ आपदा में जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, और ऐसा ही कुछ यहां पर बनता नजर आ रहा है। आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बेहद प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है ये, 500 साल पुराना मंदिर है जो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने जर्जर और इसे त्रासदी ही कहा जाएगा। गुरुग्राम, बिजनौर, मुंबई, देहरादून की भी तस्वीरें आपसे साझा करेंगे। हमारे संवाददाता यहां पर जुड़े हुए हैं। क्या कुछ हालात बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं का बखान तो शुरू हो जाता है जब भी मौसमी बारिश या मॉनसून आने वाला होता है। तो अगर जिम्मेदारों से सवाल किया जाता है तो जिम्मेदारों का एक जवाब निकलकर सामने आता है कि तैयारियां चुस्त दुरुस्त है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ देहरादून से राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं, साथ ही चंद्रभान मौर्य ब्यूरो चीफ मुंबई से जुड़े हुए हैं, जहीर अहमद बिजनौर से संवाददाता जुड़े हुए हैं, सत्यवीर सिंह गुरुग्राम से संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देहरादून का रुख कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अगर देखा जाए हालात जिस तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं, प्राकृतिक आपदा जो आती है, कहते हैं इससे निपटना बमुश्किल होता है या किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन ऐसी आपदा से निपटने के लिए एक जो जिम्मेदार हैं या जिनकी जिम्मेदारी बनती है, क्या वो वाकई जिम्मेदारी निभा रहे हैं? महत्वपूर्ण सवाल है और आज जो चर्चा है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं पहाड़ से लेकर मैदान तक जो सैलाब है पानी का, उससे कोई अछूता नहीं है। क्योंकि अगर अभी आपने जिक्र किया जो हिमाचल का मंदिर हम लोग अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो इस समय पानी में बिल्कुल लुप्त हो चुका है, और उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं 2013 की जो आपदा है, जो भीषण आपदा थी जिसमें कई बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालुओं की उसमें मौत हो गई थी, उसको कहीं ना कहीं एक बार दर्शाता है। और यही बार बार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार चौथा दिन है आज सोनी की जो राजधानी देहरादून सहित तमाम जो जिले हैं उसमें लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और अभी भी कोई ऐसी राहत जो है आने वाले 3 से 4 दिन जो है वो अभी दिखती नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए और ज्यादा अलर्ट जो है वो जारी कर दिया। हालांकि अभी गढ़वाल के कई हिस्सों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन कुमाऊं के हिस्सों में कल से एक्टिविटी जो है वो बारिश की शुरू हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि बारिश का जो प्रकोप है उसमें चाहे पहाड़ हो या मैदान हो, ये कोई अछूता नहीं है। और कहीं ना कहीं जो हम लोग इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं ये एम्स हॉस्पिटल की है जो ऋषिकेश में स्थित है, और वहां पर ये मंजर है कि जो इमरजेंसी वार्ड है वहां पर लपालप पानी जो है वो भरा हुआ है। जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, जो उनके परिजन हैं, वो इस समय परेशान है कि शायद वो इलाज कराने आए हैं अपने पेशेंट का, या फिर उनको और बीमारी की जद में जो है उसने धकेलने आए हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें ये बयान
लिए काफी है कि चाहे वो मैदान हो या पहाड़ हो, कहीं ना कहीं लगातार जो बारिश की वजह से जो व्यवस्थाएं हैं वो चिरमिरा गई हैं। हालांकि सरकारों के दावे जो हैं वो लगातार देखने को मिलते हैं कि व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल। मानसून आने से पहले हमने दुरुस्त कर ली है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जब हकीकत जानी जाती है तो ग्राउंड जीरो का नजारा जो है वो देखने को मिलता है कि तरह तरह से गाड़ियां डूब चुकी हैं, तरह तरह से देखा जा रहा है कि लोग अपनी जान बचा करके पानी के सैलाब से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं जो कहा जाए कि अगर आज भी हमने देखा है कि सूबे के खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उतरे, और उसके साथ साथ उन प्रधानमंत्री ने स्वयं, चाहे वो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हो, उनसे इस विषय पे कल बात भी की कि क्या हालात हैं इस समय उत्तराखंड के, किस तरीके की हर संभव मदद देने का आश्वासन किया। देखिए इस समय मदद तो बिल्कुल बेहद जरूरी भी है, क्योंकि अगर इस तरह की आपातकालीन स्थिति अगर प्रदेश के लिए बनती है तो कहीं ना कहीं एक ये दुखद बिल्कुल मदद की स्थिति जिस तरीके से जो तस्वीरें लगातार सामने आई, चाहे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का जिक्र हम कर रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है राहत बचाओ और हर तरीके की मदद हर संभव देने का प्रयास, बार बार इन बातों का जिक्र हो रहा है। लेकिन बेहद अहम सवाल यहां पर यह उठता है राजेश जी कि आखिर ये नौबत क्यों आती है? दैवीय आपदा कभी भी आ सकती है, प्राकृतिक आपदा से हम दो चार हो सकते हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं भी नाकाफी हो जाती हैं जो बेसिक होनी चाहिए। मुझे लगता है शुरुआती बारिश से ही सबक क्यों नहीं लिया जाता है? जायज सवाल है। और देखिए हम ये डिबेट जो है, ये चर्चा जो है, हम हर बार मानसून जब आता है तो हम उसके बाद ये शुरुआत भी करते हैं, जो जन समस्याएं हैं उनको दर्शकों के सामने लाते हैं, ताकि किसी भी तरीके की जो दिक्कत है, जन समस्याएं शायद सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए भी हम लोग ये हेल्पलाइन नंबर जो है हमारी तरफ से जारी किया जाता है जी मदद गुहार लगाते हैं मदद जो बिल्कुल। राजेश जी आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, वापस से आपका रुख करेंगे, मुंबई का रुख कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ चंद्रभान मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रभान जी, अगर देखा जाए दिल्ली, मुंबई, मुझे लगता है अछूता नहीं रहा जिस तरीके से मौसम का मिजाज लगातार है। हालांकि अलर्ट भी जारी किया गया है, बुधवार तक ज्यादा बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर नजर आ रही हैं? क्या वाकई कुछ सबक लिया गया हिमाचल प्रदेश, या जिस तरीके से जो हालात, जो तस्वीरें सामने आई? अनम्यूट करिएगा। हेलो जी, सुन पा रहे हैं। हाँ, जिस तरह महानगर पालिका ने आज सुबह ही अपने तरफ से प्रेस नोट जारी कर दिया कि कितना अंदाजन बारिश शहरों में होगा और किस विभाग में होगा, उन्होंने अपना कार्रवाई कर दिया। उनकी तैयारी लोगों के बीच देखी जा सकती है कि जो नाले, जो चौकअप थे, उन्हें फ्री करने के लिए महानगर पालिका के वाटर डिपार्टमेंट के लोग घूम के अपना काम देख रहे हैं कि जो बारिश का पानी कहीं रुकना नहीं चाहिए, सीधे समुद्र में जाने की तैयारी वो देख रहे हैं। बिल्कुल, हालात ही कुछ ऐसे बनते नजर आ रहे हैं और ये हालात जमीनी स्तर पर देखा जाए तो उन दावों की भी पोल खोल रहे हैं, उन तैयारियों की भी पोल खोल रहे हैं जो मॉनसून आने से पहले जो जिम्मेदार हमारे ये कहते हैं कि हमने तैयारी पूरी कर ली है, सड़कें जो बनी बहुत पुख्ता बनी हुई हैं, या जो जिस तरीके से हालात जो बनते नजर आ रहे हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आम जनमानस पूरी तरीके से बेहाल हो रहा है और ये सवाल और प्रश्न चिन्ह उनकी व्यवस्थाओं को लेकर भी खड़ा हो रहा है, उनके दावों को लेकर भी खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से जिम्मेदार हमारे बार बार ये कहते हैं कि हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं और 1 साल पहले से ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये तैयारियां किस तरीके से होती हैं कि अगर बारिश थोड़ी सी अनुपात से ज्यादा हो गई तो आम जनमानस खतरे में पड़ जाता है, आम जनमानस की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। और जब हालात ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि ये मंजर वाकई हिमाचल प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आई या हरियाणा के जो हालात नजर आए या हम गुरुग्राम और गुड़गांव की जो बात कर रहे हैं, आखिर हालात ऐसे बन गए तो ऐसे में हम राहत पहुंचाने का जिक्र कर लेते हैं, लेकिन तैयारियां पहले से क्यों नहीं चाक चौबंद की जाती हैं? आपदा प्रबंधन को क्यों नहीं अलर्ट मोड पर रखा जाता है? ये तमाम ऐसे सवाल
सवाल हैं। केसी जैन जी भी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुख बिजनौर का कर लेते हैं। जहीर अहमद हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जहीर अहमद, ऐसे हालात से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं प्रशासनिक स्तर पर? बिल्कुल, देखिए, बात अगर बिजनौर की जाए तो बिजनौर के हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हर साल कमोबेश यही हालात होते हैं। बिजनौर को उत्तराखंड से सटा हुआ जिला है। हरिद्वार के बाद गंगा उत्तर प्रदेश के अंदर बिजनौर में प्रवेश करती है, तो गंगा, मालन, कोटावाली सहित बिजनौर के अंदर लगभग आधा दर्जन ज्यादा नदियां हैं जो इस वक्त उफान पे हैं। हम गंगा की अगर बात कर ले तो नांगल से लेकर के जलेलपुर तक लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। साथ ही चंद्रभानपुर में गलखा देवी प्राचीन मंदिर है, उसका अस्तित्व अब समाप्त होने के कगार पहुंच गया है। जिला प्रशासन जो है लगातार कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि मंदिर को बचा लिया जाए। साथ ही ग्रामीण भी वहां पर जुटे हुए हैं और बल्ली डाल करके, रेता मिट्टी डाल करके बचाने का प्रयास में लगातार जुटे हुए हैं। बिजनौर डैम, साथ ही जो हरिद्वार से पानी छोड़ा गया है भीमगोड़ा बैराज से 1,77,000 क्यूसेक पानी आज छोड़े जाने की संभावना बताई जा रही है, जो देर रात तक बिजनौर पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं जब पानी बढ़ेगा तो और रौद्र रूप गंगा यहाँ पर दिखाएगी अपना। कितना नुकसान होगा इससे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगर आपदा उसकी बात की जाए व्यवस्था की, तो बिजनौर का नांगल थाना पड़ता है। बारिश की वजह से थाने के अंदर ही 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। सड़कों की अगर बात की जाए और घरों की और दुकानों की बात की जाए तो नांगल और मंडावली क्षेत्र के अंदर कम से कम 2 से 3 फीट पानी सड़कों पर चल रहा है, दुकानों में भर चुका है। लोगों ने पूरी रात जो है बैठ करके गुजारी है, 1 मिनट को भी नहीं सो पाए। कहीं लाइट नहीं है, कहीं पानी नहीं है। बिल्कुल, लोग छतों में रात गुजारने को मजबूर नजर आए। ऐसे भी हालात देखे और ऐसी भी तस्वीरें साझा की जहां पर लोग पानी में खड़े होकर भी रात गुजारी है। इस तरीके की भी तस्वीरें सामने आई और के न्यूज़ ने वो तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा भी की हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़ चुके हैं, अवनीश सलूजा जी। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सत्यवीर सिंह का रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सत्यवीर, गुरुग्राम कहा जाता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेहद सुख सुविधाएं हैं और बहुत विकसित है, और जब यहाँ पर आपदा आती है तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं अब ऐसी आपदा से निपटने के लिए? गुरुग्राम के ऊपर संडे का दिन बहुत भारी पड़ा। यहाँ पर 150 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर हुई है और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। लोगों ने गाड़ियों के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई है। अगर मैं बात करूं सदर पुलिस स्टेशन जो सुभाष चौक के ऊपर है, वहां पर कम से कम 5 फीट पानी भर गया और गाड़ियां वहां पर फंस गई और लोगों ने तरकर भी यहाँ पर जान बचाई है। और यहाँ पर मैं कोर्ट की बात करूं, जो न्यायालय है जहाँ पर जज बैठते हैं, वहां पर बच्चों ने स्विमिंग की है, लोग किश्तियों में गए हैं। यहाँ की हालत इतना जर्जर हो गई थी कि डीसी खुद बाहर निकले और उन्होंने 11 टीमें बनाई। उन 11 टीमों ने कार्रवाई की, मगर आज 2 दिन बरसात बंद होने के कारण आज यहाँ पर व्यवस्था थोड़ी ठीक है और जनजीवन ठीक हुआ है। मगर 2 दिन तक जनजीवन इतना खराब हो चुका कि उन्होंने स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी। और जो एम्प्लॉय थे, यहाँ पर एक साइबर सिटी के नाम से गुड़गांव जाना जाता है, और गुड़गांव में आप देख रहे हैं कि पूरे देश से यहाँ पर लोग आकर रहते हैं और ये एक मॉडर्न सिटी है और यहाँ पर विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर है। काम बंद करना पड़ा, स्कूलों को बंद करना पड़ा और गुड़गांव के हालत बिल्कुल जर्जर थे। और मैं बात करूं हरियाणा की, आज अनिल विज जी जो घगर के अंदर किश्ती चला रहे थे, अब किश्ती चलाने से क्या फायदा होगा जब लोग वहां पर पानी भर गया, लोगों के घर उजड़ गए। आपने देखा कि हिमाचल के अंदर काफी जाने चली गई, पशु बह गए, रोड टूट गए, लोगों को आने जाने का व्यवस्था नहीं। आज भी हरियाणा के काफी आदमी मनाली में फंसे हुए हैं और तराई मची है, अपनी जान बचाने के लिए हाहाकार करे हैं। बाद में मुख्यमंत्री ने एक यहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग बिठाई चंडीगढ़ में और बाकी सब अभी टीमों को तुस्त किया है। यहाँ पर क्या होता है जब सब कुछ तबाह हो जाता है, फिर प्रशासन भी बिल्कुल पहले से हालात सामान्य हुए या फिर अभी भी लोग डर के साए में हैं? अभी हालात आज के दिन सामान्य है, क्योंकि डीसी खुद बाहर निकले। निशांत कुमार यादव जो यहाँ के डीसी हैं वो बाहर निकले, उन्होंने 11 टीमें बनाई और मौके के ऊपर जगह जगह पर गए, उन्होंने जायजा लिया, उन्होंने नलकूप लगाए। और यहाँ पर मेन चीजें मैं बताता हूँ, जयपुर हाईवे है, यहाँ पर 3 राजीव चौक, हीरो होंडा चौक और IMT चौक 3 मुख्य है और जो जयपुर और दिल्ली के हाईवे मार्ग को जोड़ते हैं, ये मार्ग बिल्कुल बंद हो गया और वहां पर 5-5 फुट तक पानी भर गया। दूसरे यहाँ पर अंडर बनाए हैं और अंडर में इतना पानी भर गया कि बस के ऊपर भी पानी जाने वाला था। कि शुक्र है कि यहाँ पर पुलिस थोड़ी व्यस्त थी और पुलिस ने थोड़ा ये दिखा और लोग अंडरपास में नहीं गए। अगर लोग अंडरपास में चले जाते तो यहाँ पर बहुत ही
भयानक दृश्य यहाँ पर बिल्कुल, संडे को देखने को सिलिकॉन मिला। सिटी का जब ये हाल है तो बाकी जगहों का हाल का आप अंदाजा बेहतर तरीके से लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालात होंगे, क्योंकि जो विकसित सिटी होती हैं वहां पर मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत संपन्न है, और इसीलिए सिलिकॉन सिटी मैंने कहा, क्योंकि इसका प्रयोग ही, इस शब्द का इस्तेमाल ही विशेषताओं को समेटे हुए होता है। तो मुझे लगता है जब वहां के इतने जर्जर हालात हैं तो आप सामान्य तौर पर समझ सकते हैं कि और जगहों में क्या कुछ व्यवस्थाएं रही होंगी, क्योंकि ये व्यवस्था को उजागर करने वाली तस्वीरें हैं कि आप कितने तैयार हैं ऐसी आपदा से निपटने के लिए। केसी जैन जी, अब तो देखा जाए 2013 का वो मंजर अभी भी कोई भूल नहीं पाया है, और एक बार फिर से वही दहशत, वही डर जहन में नजर आया हर एक व्यक्ति के। वैसे ही हालात बनते हुए नजर आए जो तस्वीरें सामने आई हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की। क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो इस तरीके की आपदा से निपट सके? अनम्यूट करिएगा। जी, आवाज मिल रही है हमारी आपको? जी 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 जी, देखिए सोनी जी, पहली बात तो ये है कि जो हिमाचल में जिस प्रकार से जो बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, बादल फटने की वजह से वहाँ पे हमारे तमाम सारे साथी रहते हैं, मित्र रहते हैं, उनसे भी हमने कल भी वार्ता की और उन लोगों को तमाम सारे वीडियोज भी भेजे, वहाँ की फोटोज भी भेज दी। कई सारे पुल भी वहाँ पर बह गए। तो देखिए वहाँ पे जो डैम है, ये भी बताया कि डैम में ज़्यादा पानी वहाँ कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और बारिश के साथ साथ ही साथ जो गर्मी में जो पहाड़ पिघलते हैं, जो बर्फीले पहाड़, उससे भी पानी बहुत ज़्यादा कलेक्ट होता है, उससे भी समस्या आती है। तो देखिए सरकार हर तरीके के इंतजाम कर रही है, भले ही हिमाचल में दूसरी पार्टी की सरकार हो, बात ये नहीं है। बात ये है कि लगातार जहां पर जो भी सरकारें हैं वो अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास कर रही हैं। और आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा के हालात को लेकर बता दीजिएगा। जी जी, नहीं, हम देखिए वही चीज कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी कल भी अधिकारियों के साथ में बैठक की है, वो चाहे राहत आयुक्त है हमारे और साथ ही साथ अन्य जितने भी अधिकारी हैं, साथ ही साथ आप देखिए कि जिला स्तर पे जो डीएम है उनको भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कहीं पे किसी का कोई कच्चा मकान है गिरने की हालात में, बिल्कुल वहां पे उसको खाली करा करके उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करिए। और आवश्यक दिशा निर्देश के साथ साथ पैसे की, बजट की कहीं पे कमी ना हो। ठीक है, नहीं, मैंने इसलिए कहा था, आपने कहा हिमाचल प्रदेश में कोई और सरकार है, तो मैंने हरियाणा का जिक्र इसलिए किया कि हरियाणा में किसकी सरकार है। जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करेंगे। सुरेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रांतों में ये बाबई वाली बची है, बाढ़ वाला मामला चल रहा है जी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसका निरीक्षण किया है। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं लोगों को देना चाहते हैं। पानी के आगे बेबस होता है, कोई इसको मतलब रोक नहीं सकता, उसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है कि मौसम विभाग जब अलर्ट करता है उनमें मंत्री लोगों को पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए, ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है सुरेश जी, और यही सवाल के न्यूज भी उठा रहा है कि आखिर ये नौबत आती ही क्यों है, ये जिम्मेदार पहले से क्यों नहीं तैयार रहते हैं। मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका पूर्वानुमान पहले से लगा लिया जाता है, फिर भी हम क्यों नहीं तैयार हैं, उन तैयारियों को लेकर ही सवाल उठाया जा रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। जी, अपनी बात को पूरा कर लें केसी जैन जी, और दर्शक का जो सवाल है इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा। देखिए सोनी जी, हम यही बात कह रहे थे कि कहां पर किसकी सरकार है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यवस्थाएं क्या है। और कोई भी सरकार हो किसी भी प्रदेश में, किसी अगर दूसरी पार्टी की सरकार है उस पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम वही चीज कह रहे हैं कि भले ही हिमाचल में दूसरी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो भी अपनी अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं वहां पर देने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि जनहानि हो और कहीं पे कोई इस तरह की समस्या। लेकिन क्या है, होता क्या है कि जहां पर भी हिल स्टेशन है वहां पे तो पानी का बहाव नीचे की तरफ होता है और वो पानी नीचे के इलाकों में पूरा की पूरा आता है, और जो वहां पर डैम है उसमें पानी रोका नहीं। इस बात को आप मानते हैं केसी जैन जी की सरकार की एक जिम्मेदारी होती है? जी, इस बात को मानते हैं? बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं
कि किसी भी व्यक्ति उत्तर को, प्रदेश की भी हम किसी बात भी कर रहे व्यक्ति को हैं, हम अगर- हिमाचल प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, हम हरियाणा की भी बात कर रहे हैं, जी जी, हम हर जी, जगह की देखिए- बात कर देखिए- रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी मीटिंग की है और साथ ही साथ राहत आयुक्त को भी उसमें बैठाया है। जितने भी पूरे प्रदेश के जो डीएम है उनको भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जो वहां पर लेखा अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश जारी किए कि बजट के वजह से, पैसे की वजह से किसी की भी जनहानि, धन हानि ना होने पाए। अगर कोई कच्चे मकान में रह रहा है, किसी कारण से भी उसका पक्का मकान नहीं बन पाया है, तो उसको तत्काल वहां से शिफ्ट किया जाए। अगर कहीं पे कोई मकान गिरने की स्थिति में है, बिल्कुल उस मकान को खाली करा करके उस व्यक्ति को, उस पूरे परिवार को राहत दी जाए। और इसके लिए अतिरिक्त 11 करोड़ रुपए की व्यवस्था अतिरिक्त की गई है और ये भी कहा गया है कि आगे भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। साथ ही साथ जो ठीक है, नदियों में उफान आ रहा है, फाइनेंशियली उसके मुझे लिए लगता है SGRF राहत पहुंचाने का काम, SGRF मुआवजा की- दे दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है जिसकी इस आपदा में जान चली गई उससे क्या भरपाई हो जाएगी इस राशि से? और क्या इस बात की कोई गारंटी है कि आखिर जब आगे ऐसी आपदा आएगी तो फिर किसी की जान नहीं जाएगी, फिर ऐसे हालात नहीं बनेंगे? क्या ऐसा मुमकिन है? ये आश्वासन मिल सकता है, ऐसा हो सकता है, संभव है? एक दर्शक हैं केसी जैन जी, आपका रुख करेंगे, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी जुड़े हुए हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका। प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम, अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि यूपी में मुख्यमंत्री साहब ने ये आदेश दे दिए। अरे वो आदेश तो 6 साल से दे रहे हैं। 22 नवंबर को गड्ढे भरने की बात थी 2022 की, अभी तक तो गड्ढे नहीं भरे गए। पानी अगर भर रहा है तो अपने आदेश देने से क्या होता है? वो राम की थोड़ी है, वो सेवा में लगे हैं पीएम साहब के, बनारस ले जाते हैं, उनको घुमा के ले आते हैं। कहने का मतलब ये है कि साहब बीजेपी की जो सरकार आई है, इन्होंने डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, अभी बोल दिया हिमाचल का नाम आपने टोक दिया, इसलिए कह दिया वहां दूसरे की सरकार है, नहीं तो बोल देंगे दिल्ली में भी दूसरे की सरकार है। अरे सरकार से क्या मतलब है? पहले से जो प्रोग्राम करते हैं आप उस प्रोग्राम के हिसाब से काम क्यों नहीं करते हैं? फिर बोलेंगे घड़ियाल बजाइए और उसके हिसाब से हम जैसे कर्णा काल में हमने नष्ट कर दिया। अरे तो इस आपदा को भी नष्ट करिए आप। बिल्कुल। कृष्ण भगवान ने एक उंगली के ऊपर में पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। आप बिल्कुल, उम्मीदें बहुत हैं आम जनता की अगर देखा जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से हमारे जिम्मेदार काम करते हैं, क्योंकि वो मॉनिटरिंग नहीं करते। एक आदेश पारित कर दिया गया, दिशा निर्देशित कर दिया गया और उसी दिशा निर्देशित करने का ये खामियाजा है जो हमारी आम जनता भुगतती है। लगातार हम प्राकृतिक आपदा को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि हर शहर पानी पानी हो गया है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पूरी तरीके से प्रभावित होते नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से लोगों के जहन में एक डर देखने को मिल रहा है। और क्योंकि केदारनाथ आपदा, वो फिर से उसी तरीके का एक डर, एक खौफ नजर आया और एक बार फिर से सवाल सिस्टम से पूछा जा रहा है कि क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और इस तरीके से लगातार पानी, जिस तरीके से बारिश हो रही है, आम जनजीवन बेहाल हो रहा है, व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, रोजमर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होती नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मंत्री जी आते हैं, हमारे जिम्मेदार जो लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो कहते हैं कि आपदा अगर ऐसे हालात बनते हैं तो आप घरों से बाहर ना निकलें। क्या ये सॉल्यूशन है? इससे हम आपदा पर कंट्रोल कर सकते हैं या आपदा से होने वाली हानि पर कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर व्यवस्थाओं को और चुस्त दुरुस्त करना होगा? ये हमारे जिम्मेदार क्यों नहीं समझते इस बात को? इसके बाद जायजा और निरीक्षण तो बात की बात होती है, हालात ही ऐसे क्यों बनते हैं? जनहित का सवाल यही है और लगातार दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय भी साझा कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। एक बार रुख कर लेते हैं, बिजनौर का जहीर अहमद जुड़े हुए हैं। जहीर, अगर देखा जाए बिजनौर में अगर बारिश ज़्यादा होने के हालात बनते हैं तो क्या कुछ प्रशासनिक स्तर पर इंतजामात किए गए हैं? आपदा प्रबंधन कितना एक्टिव है? बिल्कुल, देखिए, अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन यहाँ बरसात से पहले इंतजाम करता है, बाढ़ चौकियों को अलर्ट करता है, जो लेखपाल होते हैं, साथ ही जो गंगा किनारे, जो नदियों किनारे लोग होते हैं उनको अलर्ट किया जाता है। लेकिन वो सब अलर्ट कागजों में होता है, सामान्य तौर पर होता है। मौके की अगर बात की जाए तो बिजनौर गंगा इलाके में स्टड का काम चल रहा था और लगभग 1 साल काम को बनाने का काम चल रहा है, जिससे कटान, गंगा, नागदेर गाँव जो आबादी क्षेत्र है उसको बचाया जा सके। बरसात से पहले काम बुरा नहीं हुआ, फिर दिक्कत आ गई।
तो हर साल यही बात होती है, तैयारी प्रशासन करता है, सरकारी तरफ से निर्देश जारी होता है, प्रशासन तैयारी करता है और पूरा भरोसा देता है कि इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर दिक्कत आ जाती है। और कहीं ना कहीं इस बार फिर ये दिक्कत देखने को मिल रही है। गंगा जो है अपना रौद्र रूप दिखा रही है और जो गंगा का लेवल की अगर इस बार बात की जाए तो खतरे के निशान के बिल्कुल करीब इस वक्त गंगा बह रही है। और गंगा में अगर पानी और बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो गंगा खादर इलाके के गाँव है, 1 दर्जन से ज्यादा गाँव है, उनके ऊपर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शुक्रिया ज़हीर इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और ये सवाल भी उठाने के लिए। तैयारियां तो की जाती हैं प्रशासनिक स्तर पर, लेकिन वो तैयारियां कितनी की जाती हैं, किस तरीके से की जाती हैं, उनकी ज़मीनी हकीकत अब सामने आ रही है। सावन का महीना और भगवान का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है। हमारे साथ अवनीश सलूजा भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आपका रुख करेंगे अवनीश जी। अगर देखा जाए तो जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा की जो तस्वीर सामने आई, जो हमारे गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बस्ती में जिस तरीके से पानी भरा हुआ है और बस्ती में कश्ती के सहारे वो निरीक्षण करते हुए नजर आए, जायजा लेते हुए नजर आए और लोगों का हालचाल लेते हुए नजर आए। हो सकता है लोग वाहवाही भी कर रहे हों, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये जायजा क्यों लिया जा रहा है? ये जायजा तब क्यों नहीं लिया जाता जब ये व्यवस्थाएं आम जनमानस के लिहाज से मुहैया कराई जाती हैं? क्योंकि तैयारियां तो बहुत पहले से कर दी जाती हैं। मॉनसून आने से पहले हमारे जिम्मेदार ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि तैयारियां चुस्त दुरुस्त हैं, चाक चौबंद हैं। अनम्यूट करिएगा। अवनीश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आपसे मेरा सवाल है, अनम्यूट करिएगा। अवनीश जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, आपसे मेरा सवाल है। जी जी, सवाल दोहराइएगा सोनी जी। सवाल यही है कि आपने हरियाणा की तस्वीर देखी होगी, हिमाचल प्रदेश की भी देखी होगी, और जिस तरीके से जो पिछले रविवार से जो हालात बने, आपदा जैसे हालात बनते हुए नजर आए या तबाही का मंजर देखा, और ऐसे में हरियाणा में गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बस्ती के बीच कश्ती लेकर निकल जाते हैं, लोगों का हालचाल लेते हैं, निरीक्षण करते हैं, जायजा लेते हैं, दिशा निर्देशित करते हैं कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत लोगों को नहीं होनी चाहिए। हो सकता है लोग वाहवाही भी कर रहे हों, मंत्री जी की वाहवाही लोग सुन भी रहे हों, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जायजा और निरीक्षण तब क्यों नहीं लिया जाता जब व्यवस्थाएं आम जनमानस के लिहाज से मुहैया कराई जाती हैं या की जाती हैं, या मौसमी आपदा से निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं उस टाइम ये निरीक्षण क्यों नहीं किया जाता है? सोनी जी, अभी आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी, शहर शहर पानी भर गया। तो शहर शहर पानी इसलिए भर गया कि सरकारों की आंख का पानी मर गया। क्योंकि आपने बार बार आपका चैनल ये कह रहा है, आप कह रहे हैं कि जो है ये जो है आपदा के पहले तमाम समीक्षाएं, बैठक होती है, तैयारियां होती हैं। अगर इन तैयारियों बैठक की जांच करा दी जाए, इनमें कितने घोटाले होते हैं, किस प्रकार की इसमें लूट मचाई जाती है, आप देखिएगा। ये कभी भी अपनी तैयारी बैठक में कितना फंड हुआ, कितना कितना गया, इसका कोई विवरण कभी पब्लिकली नहीं आता है। आरटीआई में फ्लड का कोई मैटर ही नहीं है। फ्लड के पहले कितना डाल दिया नदी में, कितना क्या कर दिया। ये एक लूट की प्रक्रिया है जो हर साल जनता, वो किसी की भी सरकार हो, अगर इसकी जांच हो जाए तो तमाम अधिकारी, तमाम लोग इसके जिम्मेदार जो लोग हैं वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। लोग हर साल मरते हैं, हर साल तैयारियां होती हैं और तैयारियों के बाद शोक संवेदना सरकारें व्यक्त करके और हम आप हर साल चैनल पे डिबेट करके शांत हो जाते हैं। लेकिन कार्रवाई फ्लड में, कार्रवाई जो लोग पीड़ित होते हैं, जिनकी जानें जाती हैं, जिनका धन जाता है, जिनका मकान जाता है, कभी उनके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। आखिर जवाबदेही किसकी बनेगी इसमें? सरकार जवाबदेही होना नहीं चाहती है, अधिकारी जवाबदेही बनना नहीं चाहते हैं, तो आखिर ये जान माल का नुकसान हर साल होता रहेगा और इसके बदले में फायदा किसको है? आप देखिए, करोड़ों करोड़ अरबों खरबों का फायदा सरकारें लेके निकल जाती हैं अधिकारी, और जनता बेहाल पड़ी रहती है। बिल्कुल, इसकी भरपाई कैसे होगी और इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? केसी जैन जी, किसको जिम्मेदार माना जाए? हमारे साथ विवेक पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, सपा नेता। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी केसी जैन जी, इस बात का जवाब दीजिए।
कांग्रेस के साथी जो बात कर रहे हैं, तो इनको ये भी जवाब देना चाहिए कि सरकारें हैं, वहां पे जिम्मेदारी किसकी है? इस तरीके से कहकर के बच के निकल नहीं सकते हैं। और इस समय मैंने तो किसी सरकार विवेक जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। नहीं तो सबको बता कि आप छुट्टी कैसे ले सकते हैं? आप उसी पार्टी में हैं, आप हिमाचल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आप अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को क्यों नहीं आगाह करते हैं? आपके लोग वहां बैठे क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा बुरे हालात इस समय है पूरे देश में तो हिमाचल के हैं। हिमाचल में जितने बुरे हालात हैं, इन बुरे हरियाणा के भी बुरे हालात हैं केसी जैन जी, हरियाणा के भी बुरे हालात हैं, हरियाणा के हालात अच्छे नहीं हैं। देखिए आप हमारा प्रश्न हमसे पूछिए, लेकिन जो कांग्रेस की जिम्मेदारी उससे भी तो प्रश्न पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सवाल पक्ष से भी है, विपक्ष से भी है। उनका बचाव क्यों कर रही है? बिल्कुल, बचाव हम किसी का ना आपका कर रहे हैं ना हम कांग्रेस का पक्ष विपक्ष किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और हम चाहते हैं केसी जैन जी कि सत्ता पक्ष भी अपनी जिम्मेदारी को समझे और विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना नहीं है। बताइए ना सोनी जी, इजाजत हो तो मैं बोलूं? जी केसी जैन जी, आपकी बात पूरी हो गई। देखिए, अपनी अपनी जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि सारी सरकारें ये करती हैं, यानी कांग्रेस वहां पे भ्रष्टाचार कर रही है, करोड़ों करोड़ रुपए का गबन कर रही है, तो उसको चिताइए, उनसे हिसाब लीजिए। आप भी पार्टी के एक नेता हैं, सत्ता में कौन है केसी जैन जी? सत्ता में कौन है बताएगा मुझे? सत्ता में कौन है? आप है ना? सत्ता में बीजेपी है ना? जिम्मेदारी किसकी बनती है? बीजेपी की बनती है, ना कि विपक्ष की। जी बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनती। बिल्कुल बीजेपी का। अगर हिमाचल प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने शुरुआत में ही बोला, आपने बोला हिमाचल प्रदेश में क्या हालात हैं, हो सकता है किसी पर्टिकुलर किसी सरकार का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में अगर आप हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है और कांग्रेस जहां पर है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। चलिए अवनीश जी, आप अपनी बात को पूरा करें। हम तो सिर्फ वहां के लिए पूछ रहे हैं जहां पे कांग्रेस की पार्टी, जहां कांग्रेस की सरकार है। भाजपा के मित्र का थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि इनको पता होना चाहिए, कल हिमाचल गवर्नमेंट ने 13 फ्लड के अधिकारियों को सस्पेंड कर उन पे कार्रवाई करने की बात। वाह वाह, अभी तो आप कह रहे थे जानकारी होनी चाहिए कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचारी हैं। अब आप भैया तो आप बोल लीजिए। ठीक है केसी जैन जी, आपके पास आते हैं। आखिर सेंट्रल फ्लड कमेटी का क्या काम है? सेंट्रल फ्लड आईटीबीटी का क्या काम है? कहाँ जा रहे हैं अवनीश जी? आप कहाँ जा रहे हैं? हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं? आप कहाँ पहुँच रहे हैं? पैसा नहीं देंगे आप अधिकारियों के जरिए सेंट्रल से आप सर्वे कराते हैं, सेंट्रल से आप सब कुछ करवाते हैं, उसके बाद जब फ्लड आता है तो राज्य सरकारों पे छोड़ते हैं। तो इस्तीफा दे दीजिए ना, वहाँ पे बंदर लूट हो रही है, आपके बस का कुछ नहीं है। दूसरी सरकार जो काम राज्य सरकार का है, जो काम राज्य सरकार की जिम्मेदारी का है, इस्तीफा दे दीजिए। अवनीश जी, मुख्यमंत्री केवल ऐश करने के लिए बैठे हैं क्या? मुख्यमंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं, मुख्यमंत्री केवल ऐश करने के लिए बैठा है क्या? मौज मस्ती करने के लिए बैठा है क्या? मुख्यमंत्री ठीक है अवनीश जी, जहां पर आपकी सत्ता है तो मुझे लगता है वहां की आवाम की जिम्मेदारी आप पर है। तो अगर हिमाचल प्रदेश का जिक्र करें तो वहां के जो हालात हैं, जो अव्यवस्थाएं नजर आई, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? चलिए, नेटवर्क इशू है अवनीश जी। अंकुर हरिद्वार से दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटते हैं। अंकुर, स्वागत है आपका। अंकुर जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैडम जी प्रणाम। मेरा ये कहना है कि ये प्रशासन की सबसे बड़ी कमी आती है। आज सुबह भी हम हरिद्वार में सभी को इंडस्ट्रियल एरिया में कई इंडस्ट्रियल एरिया चालू नहीं हुई, कई में पानी भर गया। प्रशासन उस टाइम पे तो सब आवंटन करते हैं कि पीडब्ल्यूडी वाले ये कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। तो सबसे लेना है कि प्रशासन का बहुत ज्यादा रोल है और उसके बाद ये लोग जनता की परेशानियां नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे वादे होते हैं। दानी जी अभी हरिद्वार आए थे 4 दिन पहले ही, उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, लेकिन आज की डेट में हरिद्वार का कोई भी चौक, कोई भी गली ऐसी नहीं जिसमें पानी ना भर रहा हो, जिसमें गड्ढे ना हो रहे। बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बढ़ती जाती है। गिरीश, अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। शुक्रिया अंकुर जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक गिरीश जी जुड़े हुए हैं कानपुर से। स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं।
आ गया है, वक्त ये है कि ना मंत्री चुने हुए प्रतिनिधि काबिल हैं और ना जो कर्मचारी और अधिकारी आजकल भर्ती किए गए इन 10-20 सालों में वो कंप्यूटर, कैलकुलेटर और आपके मोबाइल और कोचिंग के पढ़े हुए हैं। उनके अंदर चिंतन करने की शक्ति ही नहीं है। और जब तक पुराने लोग बने रहे वो काम बता देते थे, काम बताने की कोई कोचिंग तो चल नहीं रही है। आपके अंदर इंस्पायरेशन नहीं जनरेट हो सकती क्योंकि आपने उस तरह शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं की है कि आप सोच सकें और कोई निर्णय दे सकें। आप तो खाली नकल करते हैं, कंप्यूटर से डाटा चुराया और काम कर दिया, टाइप कर दिया, काम कर दिया। तो ये चिंतन करने वाले लोग अब समाप्त हो गए डिपार्टमेंटों में। अंधा चल रही है, ना अधिकारी काबिल है और ना सचिव और मंत्री काबिल है। जब काम हो कैसे, काम कराना एक कला है। मुझे जो काम चैलेंज के साथ हम गवर्नमेंट को कहते हैं, एक काम छोटा सा हमको बता दे, मैं देखो करा के दिखाता हूँ कि नहीं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी शिक्षा दीक्षा उस प्रकार की है ही नहीं कि आप उस काम को कर सके। केवल जाति देख देख के सब बने हो और बिल्कुल, और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझे। शुक्रिया गिरीश जी राय साझा करने के लिए और बेहद महत्वपूर्ण बिंदु को उठाने के लिए शुक्रिया आपका। हमारे दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक जी आपका रुख करेंगे, मुंबई का रुख कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ चंद्रभान मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रभान आपका रुख करेंगे, अगर मुंबई का जिक्र करें तो वहां पर कौन कौन से एरिया हैं जो ज्यादा प्रभावित होते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ हिदायत अब बढ़ती जा रही है? अनम्यूट करिएगा। हेलो जी। हाँ, सुबह ही महानगर पालिका ने अपना प्रेस नोट रिलीज कर दिया था कि बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन महानगर पालिका यही ब्रीफिंग देके आगे के लिए चुप हो जाती कि हर साल पता है अंधेरी मिलन सबवे, किंग सर्कल, परेल, हिंद माता, किंग सर्कल प्लस आपका साइन एरिया, ये कुछ ऐसे जगह है जहां अगर कंटिन्यू 2 घंटा बारिश हो जाए तो पानी से वो पूरा क्षेत्र, पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। आने जाने की सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं जी। और कंटिन्यू अगर बारिश हो गया, 24 घंटे समझिए बारिश हो गई, तो रेलवे वहां तो पूरा बंद हो जाता है। रेलवे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। रेलवे के जो यात्री हैं, एक दिन में कम से कम करोड़ों यात्रा सुबह से शाम तक लोगों का उन्हीं के ऊपर निर्भर रहते हैं कि रेलवे अगर बंद हो गई तो आप समझ जाइए कि टोटल मुंबई बिल्कुल यातायात प्रभावित होता है जी। और ऐसे में अभी भी जो प्रशासनिक स्तर पर कोई जिम्मेदारी नहीं बरती जा रही है जी। दरअसल महानगर पालिका में इस वक्त जो वहां के आयुक्त इकबाल सिंह चहल जी, ये उनके हाथ में ही पूरा महानगर पालिका अभी चला रहे हैं। आयुक्त खुद, वहां कोई मेयर नहीं, कोई महापौर नहीं, कोई भी कारपोरेटर नहीं कि अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है वो कहाँ बताने जाए। और वहां की जनता, वहां जो नगर सेवक है उनके पास जाके दुख बता सकते हैं कि हमारा गली भर गया, हमारे गटर भर गए, ड्रेनेज लाइन बन गया है। महानगर, फिर वहां के जो पूर्व नगर सेवक है वो फोन करते हैं महानगर पालिका कार्यालय में, वो बताते हैं कि हमारे क्षेत्र का ये हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि जब उनके ऊपर किसी का डर नहीं रह गया तो मुझे नहीं लगता महानगर पालिका अपना कार्यभार अच्छे से चला पाएगी। बिल्कुल, अभी भी जो हालात जिस तरीके के नजर आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि अभी भी जिम्मेदार जो हैं अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सतवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं। सतवीर, अगर देखा जाए गुरुग्राम के हालात काफ़ी दयनीय नजर आए, जिस तरीके से पानी जल भराव की स्थिति और लोग छतों में रात गुजारने को मजबूर नजर आए, तो थोड़ा सा सुधार होता क्या नजर आ रहा है? हालांकि अभी भी बुधवार तक रेड अलर्ट जारी किया गया है, बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं कि तेज बारिश हो सकती है, तो क्या कुछ और इंतजामात किए गए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आई? सोनी जी, मैं बता देना चाहता हूं कि गुरुग्राम के 2 दिन से हालत अभी कुछ ठीक हुए हैं, मगर रोडों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ पर गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया है। मैं आपको बता देता हूं कि साइबर सिटी में 2 गुड़गांव है, एक नया गुड़गांव, एक पुराना गुड़गांव। खासकर मैं पुराने गुड़गांव की बात करूं तो यहाँ पर मैक्सिमम कॉलोनियां बसी हैं और कॉलोनियों की हालत इतनी अस्त व्यस्त हो चुकी है कि लोगों का चलना भी अभी भी दुर्लभ है। और आज भी यहाँ पर सड़कों के ऊपर पानी भरा हुआ है, रोड टूटे हुए हैं। और दूसरी बात यहाँ पर है कि यहाँ 1 साल पहले यहाँ पर नगर निगम के इलेक्शन होने वाले थे,
फरीदाबाद, गुड़गांव और मानेसर में अभी तक इलेक्शन नहीं है और मेयर नहीं है और कोई भी नगर निगम का पार्षद भी नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर नगर निगम और 35 नगर गाँव पालिका कितनी जिम्मेदार है वो दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आप दोनों लोगों का जानकारी साझा करने के लिए। चंद्रभान जी आपका। इंदौर से आपको खबर बता दें, इंदौर से खबर मिल रही है 3 स्कूली बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हुई है। इंदौर से खबर, घोड़ायल थाने के खाती पिपलिया के रहने वाले थे ये सभी। तो बच्चे स्कूल से खेलते हुए पुराने तालाब पहुंचे थे और तालाब में डूब जाने की वजह से नहाते समय तीनों की मौत हो जाती है। तो भारी बारिश के चलते लबालब भरा हुआ था यह तालाब। तलाश करने पर तालाब किनारे एक स्कूल ड्रेस मिली जिससे यह अंदाजा लगाया जा सका कि ये तीनों बच्चे तालाब में डूब गए। हमारे साथ सपा प्रवक्ता विवेक पांडे जी जुड़े हुए हैं। विवेक पांडे जी जुड़े हुए हैं। विवेक, आपका रुख करेंगे। विवेक जी, क्या जो हालात बनते नजर आ रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई व्यवस्थाएं ये काफी थी? देखिए, पूरे मंच को अनुमोदन के साथ प्रणाम करके मैं अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। मैं तो कहता हूं कि भाजपा का हमेशा एक भाजपा का एक रटा रटाया स्वांग होता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया। तो पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर कुछ नहीं किया और आपको मौका मिला तो आप तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। चुनाव छोड़ करके भाजपा को कोई दूसरी बात समझ में तो आती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे काम करना है वहां पे भी ये जुमलों से केवल और केवल वादों को परोसने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में, चाहे बीएमसी की भी बात हो रही थी, महाराष्ट्र की 236 सीटें जो महाराष्ट्र की हैं, इस तरीके से अगर जब देखा जाए तो दोनों ही तरफ जो भाजपा की सरकारें हैं, महाराष्ट्र में अभी जो नए डिप्टी सीएम आए हैं उनको लेकर के शिंदे की जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है उसको लेकर के ये यहाँ पे अपनी राजनीतिक जंग लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो ये कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं छोटे निकाय चुनाव में छोटे दलों को रिझाने के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन्होंने मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। सब के सब कोई दाएं भाग रहा है, कोई बाएं भाग रहा है। एक अपरिपक्व सुसंगतिक जो अगर आप देखेंगे व्यवस्था का परिचय अगर दे रहा है तो उत्तर प्रदेश दे रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में आप आए थे उन्हीं बातों पे, उन्हीं मुद्दों पे, जैसे इन्हीं का हमेशा इन्हीं का कहना होता है, इनके प्रवक्ता बड़े बड़े ढोल परोसते हैं बैठ करके कि भाई पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई काम नहीं किया, इससे हमें मौका मिला। तो भाई आपकी सरकार में तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, लखनऊ के सारे नाले जाम है, लखनऊ में ही सारे नाले जाम है जहां पे सड़न और दुर्गंध हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसी भी बात को, किसी जिम्मेदारी को स्वीकार न करना भाजपा का सबसे पहला परिचय है। अभी अगर आप मैं इनसे बजट की बात पे आ जाऊंगा ना, अगर मैं बता दूं, बजट खोलने लगूंगा तो यकीन मानिए अभी केसी जैन जी देखिएगा, पूर्ववर्ती सरकार, फिर प्रजापति, पता नहीं कहां दौड़ने लगेंगे, लेकिन ये बजट पे बात नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के जो जितने भी टीपीसी प्लांट है, उत्तर प्रदेश के टीपीसी प्लांट की व्यवस्था का आकलन इसी से कर लीजिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब वाटर ये इनके अडानी वाले मामले में गंगा, स्वच्छ गंगा के मामले में सुनवाई की थी, स्वच्छ गंगा मिशन के उसमें, तो उसमें सबसे बड़ी बात है इन्होंने अडानी को ठेका इस स्तर पे दे दिया था कि 1% मानक के ऊपर अगर पानी गंदा होगा तो जो अडानी का प्लांट है वो उसको साफ नहीं करेगा। भाई ये कैसा मानक था? तो इस तरह से केवल और केवल भ्रष्टाचार करके उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे का बंदर बाट और विज्ञापन पे खर्च किया इन्होंने। अपने पॉलिटिकल पार्टी के चंदे से भी खर्च करते तो समझ में आता। सबसे बड़ी बात है जनता के टैक्स के पैसे से केवल विज्ञापन से अपने ढकोसले परोस रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की नालियों में अगर चले जाए तो मुझे लगता है कि सारे पार्षद समा जाएंगे लेकिन नालियां साफ नहीं हो पाएंगी। केसी जैन जी, क्या ऐसा ही है? देखिए सुनी जी, समाजवादी पार्टी के पास कुछ भी बताने के लिए तो मैंने पहले ही कहा था, देखिए वहीं आएंगे, वहीं आ गए घूम के। मैंने पहले ही कहा था, देखिए जैसे ही आप ये मुद्दे की बात करेंगी ये समाजवादी पार्टी की आलोचना में लग जाएंगे। ये गैर जिम्मेदारी नहीं, ये आलोचना का समय नहीं है ना, ये आम जनमानस के लिए एक त्राहिमाम वाली स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। और ऐसी स्थिति में पक्ष की जिम्मेदारी मुझे लगता है विपक्ष से ज्यादा बनती है, क्योंकि सत्ता में आप हैं, डबल इंजन की सरकार है और कहीं कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो जवाबदेही भी आपकी बनती है, जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो काम कर रहा है वो अपना काम भी बखूबी नहीं कर पा रहा है। कल एक वीडियो वायरल हुई थी ट्विटर पे जिसमें कि ट्रेन को धक्का दिया जा रहा था, ट्रेन को सेना के जवानों ने धक्का मार के चलाया।
जिस सरकार में ट्रेन को धक्का मार के चलाया जा रहा है, इंजन लगी हुई ट्रेन के डब्बे के साथ, मुझे लगता है उस सरकार में डबल इंजन हो चाहे ट्रिपल इंजन हो, ये इंजन केवल एक दूसरे के धक्के से एक दूसरे को हटाने की कोशिश कर रहा है। भाई उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री एक और जिम्मेदार है जो पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रही है। कोई रणनीति, कोई कार्य इनका जमीनी स्तर पे दिखाई दे, तब तो ये कह सकते हैं ना कि सुशासन कायम है। भाई पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना जी मिल पा रही है। जी देखिए, अभी जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के हमारे साथी विवेक जी तमाम तरीके की बातें कर रहे थे। चलिए विवेक जी, डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से हो रही है दिक्कतें। आप जवाब सुन लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, वो महाराष्ट्र का चुनाव लेकर के आए, शिंदे जी को इसमें ले आए और जी अरे महाराष्ट्र से प्रतिनिधि इनके जुड़े थे, तो मैंने महाराष्ट्र का भी रुख स्पष्ट कर दिया। मैं महाराष्ट्र में खुद बैठा हूँ इस समय मुंबई में। ठीक है। केसी जैन जी अपनी बात को पूरा करें, जवाब दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू की वजह से आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। चलिए अब अवनीश जी से चलते चलते, केसी जैन जी की आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। अवनीश जी, आपसे चलते चलते आपसे एक सवाल यही है कि अब आप विपक्ष क्या अपना काम बखूबी नहीं कर पा रहा है, या अब सत्ता पक्ष विपक्ष का भी काम करने लगा है? देखिए, अगर सत्ता पक्ष अपना काम, अगर सत्ता पक्ष केवल लोगों पे दोषारोपण करना बंद कर दे, जहां जहां घटनाएं हैं आप देखिए, चाहे मणिपुर की हो, चाहे किसानों की घटना हो, चाहे वो खिलाड़ियों की घटना हो, सवाल अगर सत्ता पक्ष के काम को लेकर है अवनीश जी, तो सवाल आपके भी जिम्मेदारी को लेकर भी है, क्योंकि विपक्ष का भी काम है कि अपनी बात को बखूबी उठाए, रखे, जन समस्याओं को रखे, और इस तरीके के हालात बनते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे हालातों में राजनीतिक पार्टियों को एक होना चाहिए। समय कम है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखा जाए तो जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और इन व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाना लाजमी है। अल्तमस हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं अल्तमस। चर्चा में शामिल होने के लिए देखा जाए अल्तमस जी, अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखें। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। चलिए, संपर्क टूट गया है, अगर वापस से होगा तो जरूर राय साझा करेंगे। लेकिन दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से भारी बारिश के चलते कई इलाके इतने प्रभावित हुए, और देखा जाए तो यहाँ पर भी आम जनजीवन पूरी तरीके से बेहाल नजर आया, क्योंकि लोगों का भारी बारिश के चलते आवाजाही भी बाधित होती नजर आई, जाम के भी हालात बनते नजर आया, और घरों में जिस तरीके से पानी घुसा उससे भी कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारी संवाददाता रेखा दुग्गल ने जायजा लिया है, वो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के निगम बोध घाट के पास, गणेश बोध घाट 24 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ इतना पानी का स्तर जो है वो बढ़ चुका है कि यहाँ लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो गया। लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया है, लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो यहाँ छतों पर रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद है, हम बात सोशल साइट पे चेक कर लो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं भी सब मेरा नाम आएगा। ये पानी का जो स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, पानी का स्तर बढ़ रहा है, हमारे को दिक्कत हो रही है इससे बढ़ने से। क्या हमारे को नुकसान, ये इससे हमारा सारा सामान खराब हो गया। देखो तक रखा, अगर 1-2 फुट और पानी आएगा तो पूरा सामान ही हमारा बर्बाद हो जाएगा। टीवी, फ्रिज तो हमने बाहर निकाल रखा है हमने। लगभग कितना फुट जो है वो पानी यहाँ भरा हुआ है? मैडम कम से कम नहीं तो समझ लो 1.5 फुट ऊपर, 1.5 फुट घाट के अंदर। तो सर कितने टाइम से आपको समस्या जो है वो देखने को? मैडम तो कई सालों से देख रहे हैं, हर साल हमारे को परेशानी का सामना करना पड़ता है इसी तरीके से। कभी कभी तो ऊपर भी आ जाता है, जहाँ भाई साहब खड़े हैं उससे ऊपर भी पानी आ जाता है। जी, तो क्या प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई सुरक्षा के इंतजाम? अभी तो नहीं है, अभी SDM साहब, LG साहब आए थे, गृह मंत्रालय से आए थे, और SCP DCP सब आए हुए थे। तो उन्होंने कहा SDM साहब ने कि जो भी व्यवस्था हो सकेगी आपके लिए करेंगे शाम को। हम अगर अभी करा नहीं शाम को। कितने टाइम पहले कहा था? ये करीब आए थे यहाँ पे 12 बजे आए थे सारे। आज 12 बजे? हाँ, साढ़े 11-12 बजे सब आए। और अभी तक सुरक्षा का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं? कह रहे थे लगाएंगे टेंट, मगर अभी लगा कुछ भी नहीं है जी। जैसा कि गणेश जी ने बताया कि 12 से 12:30 के बीच में यहाँ पर LG साहब अपनी पूरी टीम के साथ मौके का मुआयना करने आए थे, और यहाँ के लोगों को सुरक्षा इंतजाम के साथ यहाँ से बाहर निकालने का उन्होंने जो है आश्वासन भी दिया। लेकिन अभी तक सुरक्षा के जो काम है उनको शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा
तो दिल्ली के हालात और जलभराव की स्थिति से लोग परेशान हैं और एक बार फिर से सवाल व्यवस्थाओं को लेकर, तैयारियों को लेकर कि मंत्री जी बस्ती के बीच में कश्ती लेकर ना पहुंचे बल्कि निरीक्षण करने अगर पहले पहुंचेंगे तो ऐसे हालात नहीं बनेंगे और इस तरीके की समस्याएं सामने नहीं आएंगी। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।